साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज से 2-3 महीने पहले नीतीश कुमार ने CPI-ML के राष्ट्रीय अधिवेशन में पटना में एक बयान दिया था, शायद आपको याद हो। और वो बयान था कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा नहीं जाएगी 100 के पार यदि कांग्रेस हो तैयार। अगर कांग्रेस तैयार हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे चली जाएगी। बहुत बड़ा बयान था और उस समय इस बयान को लेकर के पूरे देश में बड़ी हलचल हुई थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, अब उससे आगे बढ़ना चाहिए और कांग्रेस को विपक्षी दलों को एकजुट करने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो और मेरी कोई नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाएं। मैं सूत्रधार की भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं कि सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए। और तो ये नीतीश कुमार ने कांग्रेस से ये 2-3 महीने पहले कहा था, लेकिन बुधवार को वही हो गया जो नीतीश कुमार चाहते थे। बुधवार को नीतीश कुमार अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के साथ जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले लालू यादव से मुलाकात की और लालू यादव से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे एवं राहुल गांधी से मीटिंग की। और इस मीटिंग के उपरांत और मीटिंग में ये बात तय हुई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि विपक्ष की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के विरुद्ध विपक्ष की तरफ से एक संयुक्त उम्मीदवार अगर खड़ा किया जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको जो नेतृत्व का जो प्रश्न है, लीडरशिप का जो प्रश्न है, उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा और हमको सबसे पहले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हमको भी एक केंद्र सरकार के खिलाफ एक कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा और समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट पहले किया जाए, ठीक है ना? और नेतृत्व के सवाल को टाल दिया जाए। कौन नेतृत्व करेगा ये इमैटीरियल है, अभी उसकी कोई बात नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट फेज में हमको जो विपक्षी दल हैं, समान विचारधारा वाले दल हैं, उनको एकजुट करना है और अलग अलग राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों को संबंधित राज्य में वरीयता दी जाए। यानी जो अपने अपने राज्य के जो छत्रप हैं लोकसभा चुनाव में, उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनको अधिकार दिया जाए कि आप अपनी पसंद के एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आप खड़ा कर सकें, उनको प्रायोरिटी दी जाए अपने उम्मीदवारों को डिसाइड करने के लिए। और ये भी निर्णय हुआ कि नीतीश कुमार जो यूपीए के सहयोगी दल हैं उनको छोड़ करके गैर यूपीए दलों को वो से संपर्क करेंगे। जो यूपीए में जो दल नहीं हैं उनसे नीतीश कुमार संपर्क करेंगे, उनको एकजुट करने का काम करेंगे। और खड़गे साहब जो यूपीए के अंतर्गत उनके जो सहयोगी दल हैं उनको संपर्क करेंगे, उन्हें एकजुट करने का काम करेंगे। यानी दोनों लोग अपना अपना काम करेंगे। जो यूपीए में जो दल हैं उनको खड़गे साहब और जो यूपीए में नहीं हैं उनसे नीतीश कुमार संपर्क करके उनको एकजुट करने का कार्य करेंगे। ये जो मीटिंग हुई, ये मीटिंग बड़ी सार्थक और सकारात्मक हुई। तो क्या कांग्रेस नीतीश कुमार के जैसा नीतीश कुमार चाहते हैं
उस लाइन ऑफ एक्शन पर चलने के लिए तैयार हो गई है। इससे ये परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि मीटिंग के बाद में खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ट्वीट आया कि हम संविधान सुरक्षित रखेंगे और लोकतंत्र बचाएंगे। यानी संविधान के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, संविधान के साथ जो तोड़फोड़ हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को जो बर्बाद किया जा रहा है, उस संविधान को हम बचाएंगे और लोकतंत्र को, संविधान को सुरक्षित रखेंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। और इस मीटिंग पर जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की, उन्होंने ये कहा कि ये ऐतिहासिक मीटिंग है, हिस्टोरिकल मीटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस और नीतीश के सुर एक दूसरे से मिल गए हैं। अब सवाल इस बात का है कि आप इस बात को जानते हैं कि ये भी सूत्र बता रहे हैं, विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी भी मिल रही है कि नीतीश कुमार चूँकि इस सारी मुहिम के सूत्रधार हैं, इसलिए नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक भी बनाया जा सकता है। इसकी संभावना बहुत प्रबल है। यानी नीतीश कुमार जिस सोनिया गांधी थी यूपीए के संयोजक के पद पर, कोऑर्डिनेटर के पद पर, उस पर नीतीश कुमार को बैठाया जा सकता, बनाया जा सकता। अगर यदि ऐसा होता है तो, अगर नीतीश कुमार को संयोजक के पद पर बैठाया जाता है तो, उनकी नियुक्ति की जाती है तो, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। और इस मीटिंग के बाद ही देश में हलचल शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें उकरने लग, मतलब चिंता की लकीरें पड़ने लग गई हैं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर कि ये जो विपक्ष जो अगर एकजुट हुआ तो स्थिति विषम हो सकती है। आप जानते हैं कि विपक्ष में तमाम पार्टियां हैं, वाईएसआर की पार्टी, केसीआर की पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना उद्धव गुट, सपा, बसपा, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, और इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय दल हैं। इनको एकजुट करने का काम इनको एकजुट करने का काम जो है ये नीतीश कुमार और खड़गे साहब मिल करके करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि सपा बसपा जो उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी ने अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि वो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें भी सपा बसपा शामिल नहीं हुई थी। ये भी आपको जानकारी है। कश्मीर में जब समापन हुआ था, इन्होंने दूर से ही नमस्ते कर ली थी उस यात्रा को। तो अब लेकिन इतना ज़रूर है कि सपा को किसी तरीके से नीतीश कुमार अपने पाले में ला सकते हैं, लेकिन बसपा के बारे में जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा प्रबल दिखाई नहीं दे रही हैं। तो विपक्ष का एक उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के विरुद्ध, ये इस मुहिम का बहुत बड़ा उद्देश्य है, इस मुहिम का हिस्सा है। तो जब से नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे एवं राहुल गांधी से मुलाकात की है, मीटिंग की है, तब से पूरे देश में हलचल मच गई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि वो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों के अंदर समेट सकते हैं, रोक सकते हैं। तो मेन जो बात है वो ये है कि नीतीश कुमार एक परिपक्व राजनेता हैं, वो समय की नब्ज को पहचानते हैं। उनका मेन जो फोकस है विपक्षी दलों की एकजुटता का है। तो विपक्षी दल जब एकजुट हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के विरुद्ध संयुक्त विपक्ष का एक प्रत्याशी होगा, यानी 1 by 1 मुकाबला होगा। अब हम इस
गणित को भी समझ ले। आप जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 19% वोट मिला था और संयुक्त विपक्ष और जो विभिन्न जो पार्टियां थीं देश में, जैसे टीएमसी है, वाईएसआर है, केसीआर का जो दल है, सपा बसपा, एनसीपी है, तमाम जो दल हैं उनको 23% वोट मिला था। तो 19 और 23 को अगर जोड़ दिया जाए, यानी 19 और 23 को, तो 42% होता है और भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष के पास 42% और कांग्रेस के पास 37%, यानी 5% विपक्ष के पास ज़्यादा है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध विपक्ष का एक संयुक्त प्रत्याशी होगा तो वो अपने 5% बेस वोट के साथ चुनाव प्रचार में जाएगा, लड़ाई में जाएगा, संघर्ष में जाएगा 5% बेस वोट के साथ, यानी 42% उसके पास है, यानी वो भारतीय जनता पार्टी से पहले से ही आगे है 5% वोट के साथ। तो अब उसको करना क्या है, उसके आगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपनी लीडरशिप के हिसाब से, अपने कॉमन मिनिमम एजेंडा के हिसाब से उसको ये तय करना है और ज़्यादा कलेक्ट करना है, अपने वोट को बढ़ाना है। तो इस प्रकार वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से आगे इस मुहिम में रहेगा। और यही जो मैटर है, यही जो कारण है, ये एकजुटता का कारण है, ये वोटों के ध्रुवीकरण का जो कारण है, यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है। तो साथियों, विपक्षी एकता से एक फायदा और होगा, यानी विपक्ष का जो एक प्रत्याशी होगा कि एंटी बीजेपी जो वोट है वो नहीं बट पाएगा, वो कंसोलिडेटेड रहेगा। तो अब एक बात और है कि नीतीश कुमार जो बहुत बड़े परिपक्व नेता हैं, समझदार नेता हैं, और वो इस बात को जानते हैं कि बहुत सी ऐसी समस्याएं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पाई है और इन मुद्दों को लेकर वो बैकफुट पे है। ये मुद्दे कौन कौन से हैं? जैसे किसानों का मुद्दा है, किसानों का आय दोगुनी आय करने का जो मुद्दा था, उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मुद्दा था, उसका हल भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक नहीं निकाल पाई है। दूसरा मुद्दा है पुरानी पेंशन का मुद्दा। पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है, पूरे देश में उसको लेकर के बवाल और बखेड़ा हो रहा है। कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, निरंतर एजिटेशन कर रहे हैं, हर राज्य में एजिटेशन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, और इसका बहुत बड़ा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक से भी अपरिचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लोकसभा के चुनाव में ये जो पेंशनधारी जो कर्मचारी हैं, अगर ये एकजुट हुए तो ये निश्चित रूप से पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तीसरा जो मुद्दा है वो जातीय जनगणना का मुद्दा है। जातीय जनगणना जो 2021 में होनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी इस जातीय जनगणना को कराने से मुकर गई है। और विशेष रूप से ओबीसी की जनगणना 1931 के बाद से अभी तक नहीं हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जब सत्ता में वो नहीं थी तो उसने वादा किया था कि हम ओबीसी की जातिगत जनगणना कराएंगे। नीतीश कुमार बिहार में जातिगत जनगणना करा रहे हैं और इसके आंकड़े वो इस समय आने पर पूरे देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, जो ओबीसी से रिलेटेड है, पिछड़े वर्गों से रिलेटेड है, उस वादे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया है। चौथा मुद्दा है बेरोजगारी। आप जानते हैं कि तमाम जो सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण हो रहा है। बड़े पैमाने पर
बेरोजगारी फैल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े बड़े नेताओं ने, विशेष रूप से मोदी जी ने ये नारा दिया था, ये कहा था, ये वादा किया था, ये वक्तव्य दिया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, और गांव में नरेगा की पोजीशन भी बहुत डाउन है। नरेगा में जितना काम मिलना चाहिए था मजदूरों को, वो काम भी नहीं मिल पा रहा है। और महंगाई आप जानते हैं कि पेट्रोल हुई और खाद्य सामग्री हुई या गैस के दाम हुए, ये सारी चीज़ों की बढ़ोतरी, एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो हाई रेट, इनकी जो बढ़ोतरी निश्चित रूप से गरीब गुरबाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है। और इसके बाद में जो दक्षिण भारत है, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, दक्षिण भारत में निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत हुई है। तो दक्षिण के जो राज्य हैं, जैसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, वहाँ पर, या आंध्र प्रदेश है, या तेलंगाना है, तो यहाँ पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियाँ जो कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो सकती हैं, उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत है। और सबसे अंत में है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जैसे राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें नीतीश कुमार जानते हैं अच्छी तरह कि इन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। तो हम इन मुद्दों को लेकर के भी अपना कॉमन एजेंडा बना सकते हैं। तो और जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, नीतीश कुमार जानते हैं कि 77 में भी कोई नेतृत्व तय नहीं हुआ था जब जनता पार्टी बनी थी। तब बाद में, चुनाव के बाद में, वो अपने आप एक स्वाभाविक नेतृत्व जो है पैदा हो गया और वो प्रधानमंत्री उनको बना दिया गया। लेकिन साथियों, विपक्षी एकता जिस तरीके से जितनी सरल दिखाई दे रही है, उतनी सरल है नहीं। एक तरीके से इस तरीके से है कि जैसे तराजू में मेंढकों को तौलना। आप देख रहे हैं कि शरद पवार के भी बयान कुछ उल्टे पुल्टे आ रहे हैं, विपक्ष के लोग उससे भी चिंतित हैं। सपा नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस की अलायंस बनाने के लिए आतुर है, बसपा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हो रही हैं, इनसे विपक्षी एकता में रुकावट पैदा होने की संभावना है। लेकिन फिर भी, और एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जैसा सशक्त चेहरा है, जो कुशल वक्ता है और वो निर्णय लेने में माहिर और बड़ी से बड़ी मीटिंगें करने में और अपने बयान देने में, अपनी बात को किस तरीके से पब्लिक उससे आकर्षित हो जाए, मोहित हो जाए, ये बहुत बड़ी क्षमता हमारे मोदी जी में है। तो विपक्ष को भी निश्चित रूप से कोई न कोई चेहरा मोदी जी के समकक्ष लाना पड़ेगा, उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध 2024 के लोकसभा चुनाव में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक कॉमन एजेंडा उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, जनता के सामने, देश के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा कि भाई हम अगर पावर में आए, हम अगर सत्ता में आए तो हम ये करेंगे, ये बताना पड़ेगा, जिससे जनता आकर्षित हो। तो दो बातें करनी पड़ेंगी। नंबर एक, चेहरा, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा। दूसरी बात, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कॉमन एजेंडा, वो सारे विपक्षी दलों की तरफ से होगा। और तीसरा, विपक्षी एकजुटता। अब ये सब जो कवायद चल गई, स्टार्ट हुई है, देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष यानी नीतीश कुमार अपने सूत्रधार की भूमिका में यूपीए के संयोजक के रूप में किस तरीके से
इन समस्याओं से पार पाते हैं और आगे, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 350 दिन शेष बचे हैं, यानी 1 साल से भी कम का समय रह गया है। और इसीलिए ये जो बुधवार को जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो मीटिंग हुई है राहुल गांधी और खड़गे साहब से, ये निश्चित रूप से विपक्ष के लिए एक आशा की किरण लेकर के आई है। साथियों, हमारी नज़र इस विशेष मुद्दे पर बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। साथियों, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान।